धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। मुझे जब पता चला कि डॉक्टर शर्मा और इनकी टीम ने 99.2% रिकवरी रेट के साथ कोविड की लड़ाई में अपने को झोंका, और कुछ देर पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा, शरद जी, उस दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब मैं फूट फूट कर रोया। कारण कई हो सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बड़ा पेशेवर होता है। माफ कीजिएगा, हम इंसान हैं। जब आप एक मेज से भी जुड़ जाते हैं, एक मोबाइल के टूटने पर भी आपका दिल टूट जाता है, तो इंसान से आपका रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं हो सकता। कारण कई होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्यों वो परेशान हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, और मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने आयुर्वेद, योग और एलोपैथ तीनों को बहुत आइडियली मिक्स किया, और इक्वली काउंटर पार्ट जो उनकी हैं जीवन संगिनी, उन्होंने उसमें आगे बढ़कर उनको सहयोग दिया, क्योंकि कोई पुरुष स्त्री के सहयोग के बिना, और वाइस वर्जा है, स्त्री को भी पुरुषों का सहयोग चाहिए। मैं बेहिचक ये बात कहूँगा। तो मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। और लेडीज़ फर्स्ट, पहले तो मुझे वो खौफनाक मंजर मैं याद नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे बताइएगा कि वो लड़ाई लड़ने का जो हौसला आपने, डॉक्टर साहब ने अपने भीतर उत्पन्न किया, क्या इंस्पिरेशन देखा आपने उसके पीछे? मानव सेवा, एक चुनौती, एक चैलेंज, किस तरह से आप याद करती हैं पीछे जब लौटती हैं, तो कैसे देखती हैं आप उसे? इनका कोविड काल जी, इनके कोविड काल के समय की जो बात है, वो एक ऐसा समय था कि ये एक न्यू डिसीज थी जिसके बारे में समाज में और इवन मेडिकल डॉक्टर्स को भी इतना ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे। ऐसा नहीं था कि लिटरेचर में मेंशन नहीं है, बट अपडेट्स नहीं थे। तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली इसके प्रेजेंटेशंस क्या है और किस तरह इसको ट्रीट किया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स भी श्योर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आगे आना था, और इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो कंपल्शन था ही, बट प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं कि लेट अस वर्क इट आउट एंड लेट अस पुट ऑल द पैथीज टुगेदर, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज सिंपैथी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द टाइम वेयर सिंपैथी वाज एट द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन एंड फॉर द पेशेंट्स इन पर्टिकुलर। तो उन्होंने ये सब चीज़ को जोड़ा, और उन्होंने ये देखा कि समाज में अगर हम बैकस्टेप लेंगे तो फेस नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने कहा ना कि रीख छोड़ी तीनों चले शायर सी सपूत, तो शेर बन के इन्होंने उस चीज़ को फेस किया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जब चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं तो एक बड़ी बेचैनी, एक घबराहट हमारे दिमाग में होती है, और कोविड एक ऐसा दुश्मन, अभी भी मैं कहूँगा ओमिक्रॉन है अब एक चैलेंज, लेकिन मनुष्य का इतिहास ये बताता है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये हमें ये बताती है कि हर चुनौती पर हम भारी पड़े हैं। एंड ऑफ द डे हम ही भारी पड़े हैं, हम भारी पड़ेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, आप जैसे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आपने कैसे इनोवेट किया? मैंने सुना आपने एक किट बनाई थी, जो किट बड़ी यूजफुल रही। मुझे प्रवीण जी ने बताया कि उन्होंने गुजरात भी भेजी थी अपने किसी रिलेटिव को, एंड इट वाज क्वाइट यूजफुल। थोड़ा सा बताइए मुझे उस अनुभव और इस किट के बारे में। सर, किट के बारे में बताने से पहले एक इनोवेटिव चीज़ जो आपने बताया कैसे आई, वो बताना चाहूँगा। व्हेन आई वाज IMA प्रेसिडेंट, तो दैट टाइम बड़ा शहर में ऐसा अशांत सा माहौल था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम चैतन्य नगरी में रहते हैं, चैतन्य रतलाम, और बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था माननीय विधायक महोदय चैतन्य जी कश्यप साहब से। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी कमा के दिखाओ जिससे ये पता लगे कि तुमने कुछ किया है। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक क्लैपिंग होनी चाहिए सर। हम लोग जब शुरुआत करी तो वो हॉस्पिटल माननीय विधायक महोदय के आशीर्वाद से ही हमने शुरू किया था मानव सेवा में। और दृश्य ये था कि श्रद्धेय थावरचंद गहलोत साहब
हितानंद जी, शर्मा जी, बड़े बड़े लोगों के दूर से फोन आते थे कि आप इंदौर से पेशेंट आ रहा है, उधर से पेशेंट आ रहा है। तो हमें भी उस समय ये लगा कि वाकई पूरा प्रदेश और पूरा देश पूरा तरह से अस्पतालों से भरा पड़ा है। किट बनाने का तब ये आया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जब हम बात करते हैं विटामिन सी, जिंक सप्लीमेंट्स की, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आयुर्वेद ने कहा है जैसा कि गिलोय घनवटी है वो दिया जाए। रिसर्च में होम्योपैथी में आर्सेनिक अल्प प्रूव हुआ था 30। तो हम लोगों ने एक किट बनाया जिसमें होलिस्टिक अप्रोच से सारी मेडिसिन को उसमें डाला और इंस्ट्रक्शन का लिफलेट भी डाला उसमें। निश्चित वो कार्य करने के लिए प्रशासन ने बहुत जबरदस्त काम किया था। तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान मैडम थी उस समय, बहुत अच्छा काम हुआ। साथ में गौरव तिवारी साहब थे, एसपी साहब हमारे, जो भी हैं वर्तमान में रतलाम में। बहुत अच्छे से फील्ड वर्क हुआ, रतलाम में स्क्रीनिंग होता था और डेली अपडेट्स हमारे क्षेत्रीय विधायक लेते थे उस चीज़ का। तो किट बांटना इसलिए भी जरूरी था कि बहुत से लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल तक। तो वो किट हम लोगों ने उन तबके तक पहुंचाई जहां पर हमें लगा, जैसे वकील लोग हैं तो हमसे वकील बार काउंसिल ने वो किट लिया पूरा, हमने वो किट दिया। उसके साथ में अलग अलग समूह में हमने उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि उससे कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिला और हमें इस बात की खुशी हुई कि वो रेशो जो कम सुविधाओं के साथ शुरू हुआ था, लेकिन रतलाम में आज मेडिकल राइजिंग रतलाम के रूप में, मतलब मैं कह सकता हूँ चंद समय में हम बहुत आगे राइजिंग रतलाम को ले जाएंगे। और ऐसी किट, अभी कोविड आएगा नहीं, लेकिन निश्चित अगर कोई तीसरी लहर आई तो ऐसी किट्स वापस बटेगी और अच्छा चमत्कार देगी। बिल्कुल, ये तैयारी हमारी है और रतलाम के कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों हमारे बीच में हैं और बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है ये रतलाम के लिए, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इसलिए मैं कहूँगा कि कई बार कुछ लोग और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तित्व अगर ये तय कर लेते हैं कि हमारा काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा मैं भी नहीं बोलूँगा उनके बारे में। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि दोनों हमारे साथ ये अधिकारी बैठें, छोटी सी 1-2 मिनट 5 मिनट की बात उनसे भी हो। आप एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि इस संस्था का ऑब्जेक्टिव और तेजस्वी भारत, नाम बहुत सुंदर है। कौन नहीं चाहेगा कि भारत दुनिया में एक तेजस्वी और यशस्वी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, और हम हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, और कोविड काल में और आगे भी भविष्य में भी क्या आपकी योजनाएं हैं? तेजस्वी भारत की बेटी इस नाम से ये संस्था है और मेन उनका उद्देश्य विमेन एम्पावरमेंट एंड टू वर्क फॉर चिल्ड्रन। और कई ऐसे काम हमने पास्ट में भी किए हैं विच पर्टेन्स टू हेल्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस, हाइजीन, उनको एजुकेशन या उनको बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाने के बारे में, जो कि वो अर्निंग भी कर सके। कई ऐसे हमने ऐसे स्मॉल लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे हमने ऐसे वर्क करे हैं और बहुत सारी लेडीज़ हमारी संस्था से ऐसे जुड़ी हुई है और ये सभी ऑनररी है। सबने अपने अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी अपनी सर्विसेज इनपुट दिया है। कोविड काल में हमने जो वर्क किया है, क्योंकि उस समय किसी भी तरह की गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी और ऐसा परमिटेड नहीं था, और समझदारी भी ये थी कि हम घर से बाहर ना उन्हें निकाले ना हम निकले। बट उस समय हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी दैट लेबर क्लास इन पर्टिकुलर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को आई, क्योंकि जब आप घर पे है तो डेली वेजेस वर्कर क्या करेगा, जिसको कि कमा कर आना है एंड घर चलाना है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी अगर 3 रोटी बनती है और 4 मेंबर्स है तो 3/4 रोटी ईच नहीं आएगा, लेडी शायद नहीं खाएगी, खुद अपने हस्बैंड या बच्चों को खिलाएगी, इन पर्टिकुलर पुअर फैमिली में। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम विमेन को ध्यान में रखकर फोकस हमारा उन पे रहता है, क्योंकि मैं मानती हूँ और आई थिंक ये हमारा शास्त्र भी कहता ही है कि अगर महिला स्वस्थ है तो उसका घर स्वस्थ रहेगा, और अगर घर स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। तो कोविड काल में सर हमने आटा डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। गेहूं हमने नहीं क्यों किए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोअर
पीपल इन पर्टिकुलर ग्रेन्स या ऐसी कोई चीज जो वो सेल कर सके और सेल करके उससे कुछ भी और खरीद के कंज्यूम कर सके, ऐसा हमने नहीं दिया। हमने आटे के पैकेट्स बनवाए या जहां भी रेडीमेड लिए तो उन पैकेट्स को हमने कट कर दिया ताकि उसकी कोई रीसेल वैल्यू ना रहे। तो आफ्टर ऑल वो आटा घर में रोटी बनाकर खाने में ही काम आएगा। तो लेडीज में हमने मैक्सिमम आटा डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ बेसिक चीजें साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हमने कोविड काल में ये काम किया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वक्त के साथ बहुत कुछ डिटेरिएट हुआ है, आप सब सहमत होंगे इससे, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिसको पत्रकारिता या चौथा स्तंभ कहते हैं। संविधान भले ही ना कहे लेकिन बहुत गरिमामय नाम मिला है चौथा स्तंभ। पॉलिटी से चैतन्य जी हैं, वो भी सहमत होंगे। मुझसे खुद पॉलिटिशियन कहते हैं कि साहब बहुत अंडरमाइन हुई है डिग्निटी। और ये किसी भी एक व्यवसाय के लिए नहीं है। समाज में जब टोटल डिटेरिएशन होता है उसका असर, उसकी गिरावट सभी में दिखती है। मैं आज से 20 साल पहले कुमार जी और गौरव जी जब मंत्रालय किसी ऑफिसर को फोन लगाता था तो बड़ी गर्मजोशी भरी आवाज आती थी, हाँ शरद जी कब आ रहे हैं, जस्ट हैव अ कप ऑफ टी विद मी। आज मैं फोन लगाता हूं तो आवाज बुझी हुई होती है और कहते ठीक है मिलते हैं, आइए आइए देख लेंगे। क्योंकि अब उन्हें लगता है कि पता नहीं भाई साहब ये क्या ब्रेकिंग न्यूज चला दें, ये क्या मैं कहूं और क्या ये समझे। ये विश्वास का जो संकट है ये आपके प्रोफेशन में भी बहुत आया है। कोविड ने इस संकट को बहुत हद तक दूर किया है। आज डॉक्टर्स ने, मुझे जितना मैं आंकड़े देखता हूं, शायद 700 से अधिक डॉक्टर्स ने अपनी जान देश भर में गंवाई है। पैरामेडिक्स को मिला लें तो और बड़ा आंकड़ा होगा। डॉक्टर्स ने ये बताया है कि कितने कम संसाधन हो लेकिन हम तैयार हैं साहब। दुनिया के किसी भी चिकित्सक, दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है। इस आप डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते को बेहतर करने के लिए कोविड एक, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू रहे। जैसा कश्यप जी ने आपसे कहा, पैसा तो सब कुछ नहीं है। कैसा कहा था एक बार एक पॉलिटिशियन ने कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम उससे कम भी नहीं। ये उनकी सोच और दृष्टि हो सकती है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि ये रिश्ते और आगे बढ़े? देखिए, बहुत अच्छी एक पहल जैसा प्रदेश में सद्य मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सभी टीवी चैनल पर आपने देखा होगा, रतलाम पहला नगर हुआ है वैक्सीनेशन में। अवेयरनेस तो पेशेंट के पास बढ़ी है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। जहां हम लोग कंज्यूमर एक्ट के कारण बहुत से प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं उन लोगों को कई बार ट्राइबल बेल्ट है, एजुकेशन की थोड़ी कमी है, तो कई बार उनको बदतमीजी फेस करने में आती थी क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि डॉक्टर को अगर किसी प्रकार से हरेस करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। लेकिन कोविड कॉल में जो डॉक्टर्स ने काम किया उस, और जो आपने जैसा बताया 700 अराउंड हमारे डॉक्टर्स गए हैं, तो जनता भी इस बात को समझी कि डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर रख कर एक वॉरियर के रूप में उनकी सेविंग, उनकी लाइफ सेविंग के लिए काम कर रहे हैं और उनकी कहे हुई बातों को ग्रहण करते हैं। उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, इतनी अच्छी अवेयरनेस है। और आने वाले समय में जो राइजिंग रतलाम है, मेडिकल कॉलेज एक हब बना है हमारे यहाँ, श्रद्धेय चैतन्य जी के मार्गदर्शन में अभी जल्द हॉस्पिटल भी शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित मैं मानता हूँ कि उज्जैन संभाग के जो पेशेंट हैं उनका माइग्रेशन रुकेगा। और हम लोगों ने उसके छोटे सा पुंज आप ही के कर कमलों से वहाँ बोया था, आयुष ग्राम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आज टुडे आई एम हैविंग पेशेंट फ्रॉम मुंबई एंड इंदौर फॉर होलिस्टिक अप्रोच। तो रिलेशनशिप डॉक्टर्स की रतलाम की विशेष स्ट्रांग बन रही है जनता से, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि डेडिकेशन के साथ जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, काम कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रही है और ईश्वर चाहे कि आगे ऐसा हो कि सब बहुत अच्छे से फ्रेंडली हम लोग आने वाली तीसरी लहर, जो कि हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ पर्टिकुलरली कि नहीं आना चाहिए, पर अगर आई भी, आज ही मैंने फ्लैश होते हुए देखा, आप ही के चैनल पे न्यूज़ थी तो आंकड़े आ रहे थे कोरोना के, तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसकी लड़ाई के लिए तो रतलाम पूरी तरह से सक्षम है और बहुत अच्छे से काम कर लेगा। चैतन्य जी, इन्होंने जिस तरह का प्रयोग डॉक्टर साहब ने किया है कि योग को भी शामिल किया, आयुर्वेद भी शामिल किया, बिना किसी पूर्वग्रह के, प्रेजुडाइज हुए बिना, तो मध्य प्रदेश में हमारी
किसी भी अलग कैपेसिटी में भी एक प्रयोग हो कि अगर हम अपनी पारंपरिक पैथी और उसके साथ योग को जोड़कर कोविड से लड़ाई लड़ते हैं तो कितनी उपयोगी है ये, इस पर थोड़ा वैज्ञानिक रिसर्च भी हो। मैं सोचता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने जब इसको खुद प्रैक्टिसाइज किया है। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। आपसे मैं जानना चाहूँगा, घर की बेटी अगर इम्पावर्ड होती है, उसकी ताकत बढ़ती है, तो समाज की ताकत बढ़ती है। और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, अपने घर का अनुभव है, अपनी जीवन संगिनी का मेरा अनुभव है कि जितना वो अपने पेरेंट्स की या अपने ब्रदर्स की चिंता करती है, मैं बिना जेंडर बायस के बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता सर। मैं कविता जी आप सुनिए, मैं बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ। आपके चेहरे पर अगर आप देख रही होंगी तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं कोई फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं जाएगा, घर का मसला है। लेकिन ये सच बात है कि लड़कियां, महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा ओरिएंटेशन है उनका समाज के प्रति। वो घर का विदेश मंत्रालय भी संभालती हैं, गृह मंत्रालय भी संभालती हैं। कैसे आप युवा लड़कियों को, युवा बेटियों को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमने कार्य किए हैं उनमें हमको समाज के कई सारे लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और सपोर्ट रहा है। और क्योंकि ये बात डायरेक्ट आपने क्वेश्चन नहीं किया, बट ये बात मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि ऐसे मेरे पास्ट में कई सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं इंडिविजुअल भले नहीं कहूँगी, लेकिन जिनमें चैतन्य सर का बहुत सपोर्ट रहा है, अप्रिसिएशन रहा है और उनका गाइडेंस भी रहा है। सर के माध्यम से उन्होंने ये कन्वे भी करवाया है और इसी तरह प्रशासन का भी सपोर्ट रहा है। ऑफ एंड ऑन जब वर्क हुए हैं, हमारी संस्था के साथ मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी वर्क किया है। रिसेंटली भी एक प्रोग्राम हुआ था, मुश्किल से 1 मंथ पहले, जिसमें कि गर्ल्स को they were made aware of what all facilities they have for their own protection and what can they do। तो वो एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था हमारे तेजस्वी भारत की बेटी के माध्यम से। तो आपने, इसलिए मैं इन सभी का आपके माध्यम से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। थैंक यू तो शायद बहुत छोटा शब्द है, मेरी ग्रेटफुलनेस मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। और जी, जो आप कह रही है कि कैसे इस तरह किया जाता है, मैं समझती हूँ कि यस बिल्कुल राइट है कि गर्ल अगर एम्पावर्ड है तो वो अपनी मायके वाली फैमिली, अपनी ससुराल वाली फैमिली दोनों को एम्पावर करेंगी, तो गर्ल तो डेफिनेटली एम्पावर होनी ही चाहिए। और एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन ये तो एक बेसिक चीज़ है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे ये एक बेसिक चीज़ है। उस she should be aware of day to day and everything, the current affairs, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब अगर आपको सोसाइटी में किसी भी पर्पज से किसी भी काम के लिए बाहर निकलना है, यू नेवर नो व्हाट सिचुएशन यू मे फेस, तो बेसिक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो हमने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करवाई हैं, हमने एक्चुअली सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी बुलवाया है, जिसमें लेडी सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुलवाया है, और हमने बाकायदा क्लासेस करवाई है जिसमें बहुत बड़े लेवल एक नेशनल फिगर को भी बुलाया था एट द एंड ऑफ द डे, शिफू शौर्य भारद्वाज, जो कि ट्रेन करते हैं मिलिट्री और आर्मी पर्सन्स को। तो वो भी आकर उन्होंने भी इस बात का बहुत अप्रिसिएशन किया, उन्होंने अपनी टिप्स दी कि सर तो एक दिन के लिए आए थे, लेकिन हमने रेगुलर क्लासेस गर्ल्स की करवाई थी, जिसमें वो पर्टिकुलर हमारे सेशन में मोर देन 500 गर्ल्स मौजूद थी और जिन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था। इसके अलावा छोटे प्रोग्राम्स हमने रेगुलर मंथली बेसिस पे हमने कंडक्ट करवाए थे, और वीकली वंस इन अ वीक भी हम रेगुलर बेसिस पे बिफोर कोविड इसको हम कंडक्ट करते थे, जिसमें मैं डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज की गर्ल्स के लिए हमने एक तरह से छोटा कंपल्शन भी कर दिया था कि आपको भी करना ही है, बिकॉज मैं समझती हूँ कि नर्सिंग पर्सन फील्ड में कई ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग स्टूडेंट कॉलेज की गर्ल्स को भी हमने ये चीज़ कंपल्शन करवाया। बहुत बढ़िया बात है सर। और जितना कुछ आपके पास बताने के लिए है, आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे भी बंसल न्यूज़ के ज़रिए आपकी संस्था के उद्देश्य और आपकी संस्था से जुड़ी जो बिटिया हैं उनसे भी हम बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मेरा फाइनल कंक्लूडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मैं चाहूँगा हमारे 2 प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चैतन्य जी से भी मैं
ज़रूर बात करना चाहूँगा। बहुत कम बोलते हैं, पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, और इसी तरह के दो अधिकारी भी उन्हीं के ज़िले में और उनके क्षेत्र में जिनकी पोस्टिंग है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? किस तरह से आप विस्तार देना चाहते हैं? मेडिकल हब बन रहा है रतलाम, बहुत अच्छी बात है, और किस तरह से आप आगे के लिए भविष्य पर नज़र डालते हैं? हम लोग छोटी सी एक मुलाकात माननीय विधायक महोदय जी के साथ हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसा मेडिकल में होना चाहिए कि यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो और यहाँ के लोग बाहर जाना रुके। हम लोगों ने उस शुरुआत का एक नमूना ही है कि आज बॉम्बे का पेशेंट मेरे यहाँ एडमिट है और इंदौर के पेशेंट एडमिट है। हम लोग होलिस्टिक अप्रोच से वर्किंग करते हैं, जिसमें डाइट, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, योग मेडिकल साइंस, इसका सबका समावेश रहता है। और आने वाले समय में तो राइजिंग रतलाम 100% होना है, क्योंकि जो जैसे हमने कार्डियक एम्बुलेंस लिया यहाँ पर रतलाम में, थोड़ा इसका भी प्रॉब्लम था, तो उसका नाम ही हमने रखा चैतन्य आयुष ग्राम, और वो एम्बुलेंस करा है। उसके साथ हम ये चाहते हैं कि एक वाइब्रेशन होता है शब्द में, आज रतलाम के आप कहीं से भी पूछेंगे तो ये वाइब्रेशन आपको पता लगेगा। अहिंसा ग्राम भी एक बहुत अच्छा मिसाल रतलाम में बना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, जो दुखियारे होते हैं उनको रहना मिलता है, और जब कैपेबल हो जाते हैं फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं। एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल चीज़ है वो। उसको देखकर ही एक शुरुआत करी कि हेल्थ टूरिज्म रतलाम में हो, और हेल्थ टूरिज्म में ये हो कि रतलाम के बाहर के पेशेंट रतलाम आए, मतलब इंदौर, बड़ौदा और मुंबई। और मैं ये कह सकता हूँ, और आंकड़े आपको मतलब बाद में मैं सबमिट भी करूँगा, कि वो हमने दिखाया है सर। जो पेशेंट स्ट्रेचर पे आए थे, जो पेशेंट बिल्कुल होपलेस हो रहा था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पैरालिसिस है, वो चलने लगे हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो हेल्थ टूरिज्म हमें बनाना है, और उसमें शासन प्रशासन का तो आशीर्वाद रहेगा ही, श्रद्धेय चैतन्य जी का मार्गदर्शन भी रहेगा, और हम लेके जाएंगे हेल्थ टूरिज्म के नाम से आयुष ग्राम को डेवलप करें। बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जिस गुजरात से आते हैं, मेरे एक मित्र वहाँ हेल्थ टूरिज्म के तहत यूएसए में है, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अभिभूत हो गया। एयरपोर्ट पर बुके के साथ एयर कंडीशनड एम्बुलेंस ने रिसीव किया, हॉस्पिटल में एक बड़े इकोनॉमिकल पैकेज के साथ हमारा स्वागत किया गया, और हमको एक 2 बेडरूम का बहुत ही आलीशान होटल में हमको एक फ्लैट जैसा एक सुविधा दी गई विद किचन, और जो हम बनाना